मानवता पर आधारित मानवीय समाज की निर्मिति में जिनके आरंभ बिंदु से शुरुआत होती है वो तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उन्हें अभिवादन करता हूँ। उसके बाद इस जाति अंत की लड़ाई लड़ने वाले मध्ययुग के समतावादी सारे संत, सूफी संत, इन्हें भी अभिवादन करता हूँ। इस लड़ाई को आगे आधुनिक पद्धति से लड़ने वाले क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, माई सावित्रीबाई फुले, और जाति के आधार पर महात्मा ज्योतिबा फुले, माई सावित्रीबाई फुले को जब घर से निकाल दिया जाता है तो उनकी जात और धर्म न देखते हुए उन्हें अपने घर में रखकर उनका पालन पोषण ही नहीं तो उनके कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने वाले भाई उस्मान शेख, माता फातिमा शेख, इन्हें भी अभिवादन करता हूँ। इस लड़ाई को आगे कानूनी तरीके से पहले बार लड़ने वाले और जिन जातियों को अधिकारों से बाहर रखा गया था, उन्हीं जातियों को अधिकार के क्षेत्र में आरक्षण के द्वारा लाने वाले आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज को अभिवादन करता हूँ। और आधुनिक पद्धति से धर्म और जातियों का रोल ही खत्म कर देने वाले, धर्म व्यवस्था का रोल खत्म कर देने वाले और एक शुद्ध नैतिकता पर आधारित, नागरिकता पर आधारित, कानून पर आधारित व्यवस्था को प्रदान करने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्हें अभिवादन करता हूँ। आवाज़ इंडिया की एक तारीफ करना चाहूँगा कि जब से उन्होंने अपने कार्यप्रणाली को शुरुआत की है तो आज का दिन उन्होंने एक मिशन को नहीं छोड़ा है। जितने भी प्रोग्राम लिए हैं, अब मैं तो उनका बहुत लाड़का मुसलमान हूँ, मौलाना नहीं मिलते तो मैं मिल जाता हूँ आसानी से, और जहां मैं रहता हूं वहां मौलाना नहीं आते, ये मेरा दुखना है। तो इन्होंने एक मिशन के तौर पे हर चर्चा को, हर परिचर्चा को, चाहे राजनीति हो, समाज नीति हो या साहित्य नीति हो, आवाज इंडिया ने एक अपना कमिटमेंट जिंदा रखा है। मैं उनका अभिवादन करता हूं। मित्रों, 1946 का ब्रिटिश इंडिया सरकार के राज्यपाल का एक आदेश है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आदेश नेट पर अवेलेबल है अंग्रेजी। 1946 पंजाब के ब्रिटिश राज्यपाल, एक कोर्ट लाहौर, एक केस लाहौर हाई कोर्ट में गई थी कि पारधी जातियों के कुछ लोग एक सरकारी महकमे में चले गए थे, उन्हें पुलिस ने पकड़ा, केस दाखिल हुई क्योंकि उस महकमे में जो उच्च अधिकारी थे उनके टेबल तक वो पारधी लोग पहुंच गए थे। और 1946 में ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ये कानून था कि निचली जातियां जो नोटिफाइड हैं वे सरकारी कार्यालय, अंग्रेजी वो सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक यूटिलाइजेशन के संस्थान, न्यायालय, इनमें दाखिल नहीं हो सकते, और अगर होते हो तो उनके लिए सजा का प्रावधान था। 146 जातियां ऐसी नोटिफाइड है उस ऑर्डर में जिनको इन सारे स्थानों पर जाने की मनाही थी, जात पर आधारित। अब जात पर आधारित ये तो एक उदाहरण था। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो मेरे ख्याल से ये पूरे 146 जातियां जिनको कार्यालयों में, सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक स्थानों पर, शिक्षा में, व्यवसाय में आने के बाद सजा का प्रावधान था, इन्हें आने के लिए हक और अधिकार का, आरक्षण का प्रावधान करके जाति व्यवस्था के संघर्ष को बड़ी चोट की है। हम जाति अंत के इस संघर्ष को बराबर एक नए दृष्टिकोण से देखते चले कि इस देश में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ये शूद्रों की जातियां हैं। अमिताभ जी ने जो एक बात कही वो बात ढंग से आप समझ लीजिए कि जितनी भी इस देश में, इस भूमि में, एक कहावत आपको बताता हूं, मुसलमानों की कहावत है कि इस ईद में मैं शेख हूं, इंशाअल्लाह दौलत आ जाएगी तो अगली ईद में सैयद हो जाऊंगा। है ना? यानी इस अभी में
मैं मेश्राम हूं, अच्छी नौकरी मिल जाएगी एग्जीक्यूटिव, तो हो सकता है कुलकर्णी हो जाऊंगा बाद में। जाती अंताची लड़ाई पूरन जी बड़ी कठिन है, इसे लड़ने वाले लोगों का कलेजा चाहिए, और उन कलेजों का सत्कार जो आपने किया, इसलिए पहले इस मंच का अभिवादन करता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले से पहले तथागत ने यह प्रयोग किया, उत्पादक जातियों को मान सम्मान तथागत के विचारों ने, तत्वज्ञान ने दिया। मेंढक राजा का बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब तथागत खाना खाने के लिए गए थे, भोजन का आयोजन किया गया था, तो भोजन करने से पहले तथागत देखते हैं कि कुछ लोग पसीने में तरबतर सामने बैठे हैं। तो तथागत ने पूछा कि ये कौन है? तो बोले ये महल के आजू बाजू काम करने वाले हैं, ये आप त्रिपिटक वगैरह में पढ़ ले सकते हैं। अब मैं मुसलमान हूँ तो कुरान के साथ में ये भी पढ़ लेता हूँ, मेरा पॉजिटिव है ज़रा, है ना। मुसलमान होने का मैंने फ़ायदा ऐसा उठाया, किसी हदीस और कुरान नहीं पढ़ने का, गीता भी पढ़ने की। पीटेंगे किसे? अपन पढ़ेंगे नहीं तो पीटेंगे कैसे? तो रामायण भी पढ़ लिया, और रामायण पढ़ने के बाद में कविता मेरी बनी कि अच्छा हुआ हम रामायण में नहीं थे, नहीं तो सीता को लेकर भागने वाला रावण नहीं रमदुल्ला खान होता ना, बहुत मारते हमको। पूरन जी मुसलमान होने का हाँ एक फायदा हो तो कि मैंने महाभारत भी पढ़ लिया, और वहां पर भी कविता ही मेरी कि अच्छा हुआ हम महाभारत में नहीं थे, नहीं तो दुर्योधन वस्त्रहरण करने वाला दाऊदुल्ला खान असताना लई हेदड़ल असता हमारा। तो तथागत ने कहा कि ये कौन है? बोले ये मजदूर है, मुझे लगता है वो भूखे हैं, हाँ उनका खाना बाद में होगा। तथागत ने कहा कि नहीं खाऊंगा खाना, इनका पसीना बहा आया है उन्होंने, उनकी रोजी पहले मिलनी चाहिए, उनको खाना पहले मिलना चाहिए। यह है जातियों के परिश्रम को मान सम्मान के साथ में व्यवस्था में स्थापित करना। पैगंबर मोहब्बत का कुरान में पहला वचन है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी मजदूरी दे दो, वरना तुम्हारा ईमान खत्म। ईमान फक्त त्या अल्लाहला मानणं जन्नत के लिए है ना। तो एक कहावत है ना कि मरने के बाद जन्नत में आऊंगा और लाखों साल की हूरें मिलेगी, बुढ़ियों को देखकर क्या करूंगा, जिंदा हूं तो यहां जवान जवान हूरों के साथ में रहूंगा। चकल्लसबाजीची ती शायरी है। सवाल ऐसा है कि जाति अंत के लड़ाई में जातियों का महत्व क्या है? जातियां जमीन से जुड़ी हुई है, परिश्रम करती है और उत्पादन करने वाले यूनिट से जुड़ी हुई है। जिन्होंने मानव को गुलाम करना चाहा वो पुरोहितवाद चाहे ब्राह्मणी व्यवस्था का हो, वो पुरोहितवाद चाहे सिख धर्म का हो, वो पुरोहितवाद चाहे इस्लाम में आने वाला हो, वो पुरोहितवाद अलग ढंग से बौद्धिज्म में आने वाला हो, वो पुरोहितवाद ईसाइयत में आने वाला हो, ये पूरे पुरोहितवाद ये अनुत्पादक है। जमीन से जुड़े वाले लोग, ये जातियां जमीन की बात करती हैं, उन पर राज करने के लिए ये लोग आसमान की बात करते हैं। संघर्ष आसमान की बात करने वालों से, पांडित्यपूर्ण रचनाओं के द्वारा आपके मानसिकता को कब्जे में रखने वालों से, जमीन से जुड़े हुए मेहनतकश लोगों की पूरी दुनिया में लड़ाई है। मध्य युग में एक काल गया, जाति अंत की लड़ाई में संतों का बहुत बड़ा योगदान है। संत तुकाराम जी के शिष्य ये ब्राह्मण बहिनाबाई है। जब संत तुकाराम ये अस्पृश्य है, ये शूद्र है, ये धर्म की बात नहीं कर सकता, ये धर्म को आह्वान दे नहीं सकता, ये धर्म के किसी ग्रंथ पर प्रवचन कर नहीं सकता, ये बात जब कही जा रही थी, बहिनाबाई नाम की ब्राह्मण ने एक शूद्र का शिष्यत्व स्वीकार कर तत्कालीन ब्राह्मणवाद की जड़वादिता को नष्ट किया है। आपको एक सूफी की बात बता दूं, बाबा बुल्ले शाह का नाम आपने सुना है? सिखिज्म के धर्म ग्रंथों में, सिखिज्म की परंपरा में 90% सूफी लोगों का योगदान रहा है, और आज भी सूफी लोग जो कलाम गाते हैं वो 90% कलावंत और कलाकार सिर्फ सूफियों के गाने गाते हैं। ये जो हैं बुल्ले शाह, ये बहुत बड़े संत हैं, इन्हें इनके खानदान ने और इनके बस्ती ने निकाल दिया था बस्ती के बाहर। क्यों निकाल दिया था? और सदी कौन सी है? 16वीं सदी, 16वें शतकातलं भाषण। क्यों निकाला था?
क्योंकि बाबा बुल्ले शाह जो मक्का मदीना जाकर आए थे, जो हाजी का दर्जा रखते थे, उन्होंने अपना गुरु कुनबी को माना था। अच्छा, कुनबी को गुरु, मुसलमान होकर कुनबी को गुरु, बस्ती ने निकाल दिया, खानदान ने निकाल दिया। तब बुल्ले शाह ने गाना गाया कि जो बुल्ले शाह के गुरु, वो जो कुनबी है राइन, जो बुल्ले शाह के गुरु राइन को मानेगा वही मेरे साथ जन्नत में आएगा। ये 16वीं सदी का उनका कथन है। मैं ये क्यों रखते जा रहा हूं? जाति अंत के लड़ाई की समग्रता के सांस्कृतिक परिवेश को भी हमको समझना चाहिए। जातियां एक आइडिया को लिए होती है, जातियां एक स्किल को लिए हुए होती है। मुझे भी पता नहीं था, मैं गढ़चिरौली से आता हूं, गढ़चिरौली के बहुत पिछड़े इलाके से आता हूं, और जहां से आता हूं वहां पर 25 से 30 मुसलमानों की बस्ती थी। मैं गरीबी से आता हूं, बहुत बौर्न गरीबी से आता हूं, मैं भाषणों में बोलता नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी जावेद पाशा आज बना है, जो कुछ भी महाराष्ट्र में खड़ा है, वो नागपुर में फुले शाहू अंबेडकरी आंदोलन में आने के बाद ही बना है। क्योंकि ये जो हमारा रसायन है, ये केवल जाति अंत के लिए काम नहीं करता है, तो ये संपूर्ण व्यवस्था की पहचान करने के बाद में नए कमांडरों को पैदा करने की शक्ति रखता है। ये वो मिशन है। इसलिए इस पूरी विचारधारा के खिलाफ में जातियों को जिंदा रखने वाले, वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखने वाले व्यवस्था विरोध में है। अभी आपने देखा बागेश्वर बाबा जी को, उनके साथ में मेरे पास में कम से कम 30 से 35 इनके इन महापुरुषों के वीडियोस है अभी मेरे पास में, जो ये लगातार अपने लाखों लोगों के अनुयायियों के बीच एक बात कह रहे हैं कि आप जातियों को ग्लोबलाइज करो। लड़ाई आप समझ लीजिएगा, जातियों के उन्नति के लिए जातियों को संगठित करो। बागेश्वर जी का, अब जी भी कहना पड़ता है, कानून मतलब तुम्ही म्हणाल त्याप्रमाणे पोलिसांनी जी काऊन नाही म्हटलं, एवढ्या मोठ्या माणसाला बागेश्वर का म्हटलं म्हणून केस, ऐसी भी केस होती है। अभी आज रिजल्ट आया है 2002 में, जहां पर 13 लोग जला दिए गए, वो दंगल का रिजल्ट माननीय त्रिवेदी नाम के महान विभूषित सेशन कोर्ट के जज ने निर्णय दिया है की दंगल उत्स्फूर्त थी, ती नियोजित नव्हती, म्हणून आरोपींना सोडले। देखिए किस खतरनाक व्यवस्था में आप आ गए। यानी एक बाबा साहब के संविधान से पहले केवल बंगाल में 146 जातियां, जिन्हों सार्वजनिक स्थान पर आने की मनाही ही नहीं है, अगर आ जाते हैं तो सजा का प्रावधान है। और 2023 में होने वाला रिजल्ट की दंगल प्रायोजित नहीं थी, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। मरने वाले लोग, उनके कुटुंबी इंसाफ के लिए 20 साल लड़ते रहे। तो जातियों का स्किल, आधुनिक पद्धति से लूटने का जो फिनोमिना इस देश में है, उससे तगड़ी लड़ाई है। कारपोरेट जगत के पास में आपके शोषण का फिनोमिना है। अभी हम और पबिताभ जी चर्चा कर रहे थे, इस देश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर देखिए, एजुकेशनल स्ट्रक्चर देखिए। एजुकेशनल स्ट्रक्चर कौन चलाता है? आपको 3rd क्लास का एजुकेशन मिले, चाहे कुछ भी मिले, लेकिन प्राइमरी से लेकर अपर क्लास तक इस देश में 80% एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन चलाने वाला जातियों का बच्चा है। इकोनॉमी सेक्टर में क्या है? आज भारत में जितने भी इकोनॉमी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, उनका रॉ मटेरियल पहुंचाने वाला 90% ये जातियों का वर्ग है, जिन्हें आज भी शूद्र कहा गया है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया देख लीजिए, इस इंडस्ट्रियल एरिया को रॉ मटेरियल पहुंचाने वाला हमारे खेड़े गांव का कुंभी, माली, तेली, महार, मांग, चमार यही है। ये स्किल्ड है, लेकिन इन स्किल्ड को जातियों के कारण बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरिया में जाने के लिए रोक लगा दी गई है। इस फिनोमिना से हमको बहुत तेजी से झगड़ना पड़ेगा। मेरे साथियों, सांस्कृतिक संघर्ष अभी खड़ा किया गया है, ठीक है। बागेश्वर जी का मैं बात बता रहा था तो वो छोड़ दिया आधा, कि उन्होंने कहा कि संगठित करिए जातियों को, बहुत जातियों को उन्नति कीजिए, उनके विकास के लिए आपको जितना भी पैसा चाहिए मिल जाएगा, लेकिन जातियों की अस्मिता पर आंच आए तो जवाब दीजिए। देखिए किस तरह से पूरे भारत की मानसिकता को
भारतीय नागरिकता से परे लिया जा रहा है। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जातीय व्यवस्था के विरोध में एक संविधान दिया, संविधान ने एक पहचान दी कि आपकी जात नहीं पूछी जाएगी, आपका वर्ग नहीं पूछा जाएगा, आपका धर्म नहीं पूछा जाएगा। आप 1947 के बाद में इस देश में एक ही आइडेंटिटी के साथ में खड़े होते हो और वो आइडेंटिटी है इंडियन, भारतीय। इस भारतीय पहचान में बाबा साहब आंबेडकर जी की पूरी देश की फिलॉसफी है। संविधान से पहले बाबा साहब कहते हैं कि इस देश को सबसे बड़ा खतरा जातीय संगठनों से है और इस जातीय संगठनों को तोड़ने के लिए भारतीयता यही एक उपाय है। क्या 1947 से 2023 तक जो रणनीति चल रही है वो इसी भारतीयता को तोड़ने के लिए है? हाँ, इसी भारतीयता को तोड़ने के लिए है, क्योंकि भारतीयता अगर खड़ी होगी तो एक्सचेंज ऑफ स्किल्स शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं खेड़ेगांव से आता हूं, मेरा सरनेम कुरैशी है। बड़ी मजे की बात बताता हूं, 1990 में मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद आर्थिक विकास महामंडल पिछड़े मुसलमानों को मिले यह आंदोलन चलाया। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आंदोलनों में 10,000, 15,000, 20,000, 70,000 लोग जुड़ना शुरू हुए, तब मुझे पता चला कि मैं लीड नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुरैशी हूं। तब मुझे पता चला कि कुरैशी म्हणजे काय झालं? तू खाटीक आहेस, तू कसाब आहेस। कसाब असल्यामुळं मुसलमानांचं राजकीय नेतृत्व तू करू शकत नाहीस। हर समाज का दुखना है, हर समाज में यह प्रॉब्लम है। मैं ईसाइयों के इसमें गया था, बहुत बड़ी परिषद थी जाति पर ही। तब वहां पे बैठे हुए लोग कहते हैं कि सर, अभी तक जितने भी बड़े पादरी हुए उन पादरियों में एक भी अनुसूचित जाति जमाती जनजाति से ईसाई बनने वाला क्रिश्चियन नहीं है। वहां पर भी पादरी बनने के लिए वो पहले कौन था ये देखा जाता है। यहां पर भी नारनौरे साहब, मुसलमानों में 21 इंस्टीट्यूशंस है रिलीजियस जो मुसलमानों को रिलीजियसली कंट्रोल करते हैं। वहां पर भी देखा जाता है कि उसका हेड पहले कौन था। इतनी आसान लड़ाई नहीं है। इसमें क्या उपाय है? इसमें जातियों का संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अंतरजातीय विवाह होता है तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एक्सचेंज ऑफ एजुकेशन, एक्सचेंज ऑफ एवरीथिंग एल्स होता है। और ये जो सामाजिक संवाद होता है, मेरे ख्याल से जातिवाद के खिलाफ एक भारतीय समाज की रचना के लिए बहुत जरूरी है, जिसका सबसे पहले मॉडल महात्मा ज्योतिबा फुले ने खड़ा किया। महात्मा ज्योतिबा फुले का आइडियल जो है मॉडल, वो साफ कहते हैं कि एक ही कुटुंब में सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, मेरे ख्याल से वो एक मॉडल अमिताभ जी के कुटुंब में हम लोग देख सकते हैं कि वहां पर वो मॉडल है। और इस मॉडल में मैं नहीं समझता हूं कि कोई सांस्कृतिक संघर्ष है। पिछले भाषण में आपने कहा कि हमारे कुटुंब में जिसे जो करना है कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई माई फातिमा शेख के यहाँ थे, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि रमज़ान के रोज़े भी आए थे। ये बहुत नहीं, यानी हरि नरके जी से जब बात हुई, मैंने जब रेफरेंस दिए तो वो भी चौंक गए कि जब रमज़ान के रोज़े आए थे तो सुबह में जो मतलब निहारी करना पड़ता है रोज़े रखने के लिए, तब महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई उठ जाया करते थे, मदद किया करते थे और दोनों रोज़े रखा करते थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना हाली बाबा साहब आंबेडकर जी को लेकर रोजा अफ्तारी का प्रोग्राम हर साल किया करते थे। जब तक बाबा साहब आंबेडकर जी उनके दस्तरखान पे नहीं बैठते, तब तक वो रोजा अफ्तारी का प्रोग्राम नहीं करते थे, जब तक बाबा साहब नहीं आते थे। तो इस देश में जाति अंत की लड़ाई को हर समाज ने अपने अपने तरीके से तोड़ने की कोशिश की है। वर्तमान का चैलेंज, इसके विरोध में जो जातिवाद बड़े भयंकर रूप से आ रहा है, इसके विरोध में धर्मवाद जो बड़े भयंकर रूप से आ रहा है, इसके विरोध में धर्म राष्ट्रवाद जो बड़े भयंकर रूप से आ रहा है, उसको हम किस तरह से जवाब दे, किस तरह से हाथ में हाथ लेकर। अब मुझे तो बड़ा मजे की बात आती है कि भाई इस देश में बिल्कुल प्रॉम्प्ट 113 रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है।
बिलियन टर्नओवर है। अमिताभ जी, ये इंपॉर्टेंट है। आयरन और पेपर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री 113 बहुत ही प्रोमिनेंट है ये, यानी अरबों का इनका टर्नओवर है। ये 113 रिसाइकल इंडस्ट्री में एक भी मेश्राम नहीं है, एक भी मडावी नहीं है, एक भी शेख नहीं है, ना कुरैशी नहीं है। फिर है कौन? खोसला है, अग्रवाल है, सिंघानिया है, अडवानिया है, बलवानिया है। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये 113 रिसाइकल इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल देना पड़ता है, उसमें शेख है चुन चुन कर लाने वाला, मेश्राम है चुन चुन कर लाने वाला, मड़ावी है चुन चुन कर लाने वाला, तुकाराम है, सकाराम है चुन चुन कर लाने वाला। मैंने पहले ही कहा कि जातियों को तोड़कर अगर हम लोग जातियों के उत्पादन की क्षमता को इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदलने में कामयाब हुए तो इस देश का नया फिनोमेना खड़ा हो जाएगा। सत्ता का पूंजीवाद, उसके विरोध में, मुकाबले में श्रमकारियों का पूंजीवाद अगर खड़ा हो गया तो हम मुकाबला बराबरी में कर सकते हैं। यह कैसे खड़ा हो, इस पर चर्चाएं होनी चाहिए। यह कैसे खड़ा हो, जैसे हम कह रहे थे, हम आप प्रोग्राम के पहले अमिताभ जी से चर्चा कर रहे थे, तो अमिताभ जी ने कहा कि आपको मुबारकबाद, आप एक नए पक्ष में गए हैं। मैं पहले राज्य प्रवक्ता था MIM का, तो वहाँ बहुजन विचारधारा के साथ में मैं खुद को अनसिक्योर्ड पा रहा था खुद को, इसलिए मैंने बड़े अदब के साथ में वो छोड़ दिया। अभी मैं राष्ट्रवादी का शरद पवार जी के हाथों प्रवेश करके आया हूँ, तो इन्होंने कहे कि आप वहाँ कितने दिन टिकेंगे? मैं बोला जब तक सांस चलेगी चलेंगे, और जिस दिन सांस को लगेगा कि ये ज़रा विरोध में जा रही है, उस दिन जिंदा रहने के लिए निकल जाएंगे वहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पहले भी दौलत के लिए नहीं गए थे, अभी भी दौलत के लिए नहीं गए। लेकिन उन्होंने जो आइडिया दिए कि आप गए हैं तो वहां पर छोटी छोटी जातियों का जो उत्पादक कौशल्य है उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते पर ले जा सकते हैं क्या? कॉटन इंडस्ट्री, एक भी अनुसूचित जाति जमाती का आदमी नहीं है। गढ़चिरौली से लेकर चंद्रपुर तक ढेरों कॉटन इंडस्ट्रीज है। ये इंडस्ट्रीज किसी भी अनुसूचित जाति जमाती आदिवासी की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें बाकायदा सारे तंत्रों के द्वारा, सारे मंत्रों के द्वारा, सारे प्रोग्राम के द्वारा जातियों में ही अटका के रखा जाता है। फिर कॉटन पैदा करने वाला, चुनने वाला, बिनने वाला वो वही रहेगा, लेकिन उस कॉटन के भरोसे पे जो इंडस्ट्री डालता है उसको सारा सेटअप मिलता है। यानी मैंने वनी, मारेगांव, राजूर, कायर, पाटन, वरोरा में जो 22 इंडस्ट्रीज है कॉटन इंडस्ट्री, वो लोटा लेकर आए थे, ऐसा कहते हैं, लोटा लेकर आए थे और करोड़ों की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। तो कैसे हुई? इसलिए हुई कि उन्होंने बाकायदा 3 साल तक CA को पकड़ के अपना इनकम दिखाया। लाखों में रिटर्न्स भरे 3 साल तक, और वो डॉक्यूमेंट लेकर बैंक मैनेजर के पास में गए। क्योंकि मेश्राम नहीं था, क्योंकि शेख नहीं था। शेख कुरैशी तो रेड जोन में, बैंक के एरिया में, ठीक है। मेश्राम और तुकाराम है क्या नहीं मालूम नहीं, आदिवासी भी रेड जोन में है। लेकिन ये हमारे जो सिंघानिया, इट्स सिंबॉलिक नेम, सिंघानिया जब गए तो सिंघानिया ने कहा कि ये मेरे 4 साल का रिटर्न है, मैं साल का कम से कम 25 लाख रुपया कमाता हूं ऑन पेपर, और छोटी सी दुकान है। बैंक ने जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया, इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए पैसा दिया, और 1 साल में सिंघानिया साहब की 5 करोड़ का कॉटन इंडस्ट्री खड़े हो गया। जातीय लड़ाई को हमें किस तरफ ले जाना है? जातियों के उत्पादक क्षमताओं को किस तरह पॉलिटिकल एरिया में ले जाकर इकोनॉमिकल स्टैंड होना है, एजुकेशनल स्टैंड होना है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपके स्कूल में 2 बार आकर गया मुलाकात लेने के लिए, मुलाकात नहीं हो पाई। नागपुर की गिनी चुनी 2-3 स्कूलों में साहब के स्कूल का नाम है, 2-3 स्कूलों में, बहुत बढ़िया, आप जाकर देखिए। मैं हुड़केश्वर में जो स्कूल है वहां गया था, आपका डिसिप्लिन और सार, कहां से कहां गए। हर जातियों को वहां पढ़ने के लिए एक जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर लगता है, जो एक मेंटली एटमॉस्फेयर लगता है, वो इन्होंने दिया। वैसे स्कूल बहुत है हमारे पास में, शेख जी के पास में, कुरैशी जी के पास में, रामटेके जी के पास में, और क्या हालात है आप समझ सकते हो।
यानी नगर परिषद, जिला परिषद की स्कूल और हमारी लोगों की स्कूल, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं बचा है। कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई शिक्षा का स्तर नहीं। मुसलमानों के तो स्कूल ऐसे है कि बच्चा 7वीं के बाद में बोलता है पढ़ने से ज़्यादा ठोक पीटी अच्छी, चले जाता है बच्चा निकल के, ये स्तर है। तो हमारे हाथ में, जातियों के लोगों के हाथ में बहुत अच्छा सेटअप बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान के वजह से मिला है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब तक बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान इस देश में जिंदा है, तब तक जाति अंत के लड़ाई का एक बड़ा हथियार आपके पास में है। जिस दिन ये टूटा, उस दिन जाति अंत की लड़ाई देशद्रोही होगी और देशद्रोही की सजा फांसी या गोली से मार दो होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।